नमस्कार। आज का डीप डाइव एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर है। नमस्कार। हमें जो स्रोत मिला है वो विवाह के लिए साथी और परिवार चुनने के पारंपरिक भारतीय नजरिए पर मतलब रोशनी डालता है। हाँ, जैसे किन परिवारों से बचना चाहिए, कन्या में क्या गुण देखें, शादी की सही उम्र क्या हो, ये सब बातें। बिल्कुल काफी विस्तार से दिया गया। तो चलिए इस नजरिए की परतें खोलते हैं। सबसे पहले स्रोत कहता है कि कुछ खास तरह के परिवारों में रिश्ता नहीं करना चाहिए, हाँ भले ही वो कितने ही अमीर क्यों ना हो। ये हाँ। बात थोड़ी मतलब चौंकाती है। हाँ, ये है। स्रोत में असल में 10 तरह के ऐसे कुलों यानी परिवारों का जिक्र है जिनसे बचने की सलाह दी गई। 10 तरह के? हाँ, इसमें वो परिवार शामिल थे जो शायद क्या कहते हैं जरूरी धार्मिक या सामाजिक रीति रिवाज ठीक से नहीं निभाते थे, अच्छा। या जिनमें अच्छे चरित्र वाले लोग कम थे, या जिन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं किया था। मतलब जरूरी बात यह है कि सिर्फ पैसा या रुतबा नहीं, बल्कि परिवार का स्वास्थ्य और उनका नैतिक आचरण वो सर्वोपरि माना गया। आपने स्वास्थ्य का जिक्र किया, तो क्या इसमें बीमारियों की भी बात है? मतलब वंशानुगत रोग या कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल। मुख्य चिंता यही थी कि कुछ अवगुण या फिर गंभीर बीमारियां, जैसे कुछ वंशानुगत रोग हो सकते हैं, या ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं जिनका शायद उस समय इलाज मुश्किल था, जैसे बवासीर, तपेदिक या दमा, खांसी, पेट के रोग, मिर्गी या कुष्ठ रोग की अलग अलग किस्में भी। ओह, तो डर ये था कि कहीं शादी के जरिए ये दूसरे कुल में न फैल जाएं। अच्छा, तो ये सिर्फ 2 लोगों का नहीं बल्कि 2 परिवारों के स्वास्थ्य का सवाल था। एकदम, और उनकी प्रतिष्ठा का भी। समझ गई। तो परिवार के बाद जाहिर है ध्यान जाता है कन्या पर। उसके चुनाव को लेकर क्या खास बातें बताई गई हैं? हाँ, इसमें भी काफी विस्तार से बताया गया है। स्रोत के अनुसार ऐसी कन्या जो पीले वर्ण की हो, मतलब शायद थोड़ी कमजोर या बीमार दिखे, अच्छा। और जो पुरुष से ज्यादा लंबी चौड़ी हो या शारीरिक रूप से ज्यादा बलवान हो, या जो हमेशा बीमार रहती हो, या फिर जो बहुत ज्यादा बोलती हो, ऐसी कन्या को मतलब उपयुक्त नहीं माना गया। और नामों को लेकर भी कुछ था, शायद मैंने सुना था कुछ नाम ठीक नहीं माने जाते थे। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कि कुछ नाम जैसे कि नक्षत्रों पर आधारित, या पेड़ों, नदियों, पहाड़ों, पक्षियों या सांपों पर आधारित नाम, जैसे गंगा, यमुना। हाँ, गंगा, यमुना, पार्वती, चंपा वगैरह, ये भी ठीक नहीं माने गए। क्यों? इसका क्या कारण था? शायद इसलिए कि ये आम चीजों के नाम थे, और उनमें विवाह के लिहाज से कोई खास वजन या गंभीरता नहीं समझी जाती थी, ऐसा लगता है। अच्छा, तो फिर कैसी कन्या को उत्तम बताया गया है? क्या आदर्श था? इसके विपरीत, जिसके अंग सरल और सीधे हों, जिसका नाम सुंदर और सहज हो, जिसकी चाल हंस या हथनी जैसी गरिमामयी हो, और जिसके बाल, रोएं और दांत महीन हो, और पूरा शरीर कोमल हो, ऐसी स्त्री को विवाह के लिए सबसे अच्छा माना गया है। यानी शारीरिक सुंदरता के साथ साथ एक तरह की सौम्यता पर भी जोर है। बिल्कुल बिल्कुल, सौम्यता और एक तरह की शालीनता। ये तो हुई गुणों की बात, लेकिन क्या इस नजरिए में शादी की सही उम्र को लेकर भी कोई दिशा निर्देश है? स्रोत कुछ कहता है इस बारे में? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल, स्रोत के अनुसार कन्या के लिए 16 से 24 साल। 16 से 24? हाँ, और पुरुष के लिए 25 से 48 साल की उम्र शादी के लिए सही मानी गई है। 25 से 48, काफी बड़ा दायरा है पुरुष के लिए। हाँ, इसमें भी 3 श्रेणियां बताई गई हैं। निकृष्ट यानी न्यूनतम उम्र, वो है 16 स्त्री 25 पुरुष। अच्छा। फिर मध्यम यानी 18 से 20 स्त्री 30 से 40 पुरुष, और उत्तम यानी सबसे बेहतर उम्र, वो है 24 स्त्री 48 पुरुष। अच्छा, यानी 16 से पहले शादी को सही नहीं माना गया। ये बात तो काफी मतलब आधुनिक सोच से मिलती है। बिल्कुल सही। ये स्रोत उन श्लोकों को साफ तौर पर नकारता है जो 8-10 साल की बच्चियों की शादी की बात करते हैं। हाँ, वो सुना है मैंने। उनको ये स्रोत बाद में जोड़ी गई मिलावट बताता है। अच्छा। और इसमें मुनि धन्वंतरी की सुश्रुत संहिता का हवाला भी है। कहा गया है कि अगर 16 साल से कम उम्र की स्त्री और 25 साल से कम उम्र का पुरुष संतान पैदा करते हैं, तो या तो गर्भ में ही बच्चे को नुकसान हो सकता है, या अगर बच्चा पैदा हो भी जाए तो वो लंबे समय तक जी नहीं पाता, या फिर बहुत कमजोर रहता है। तो मतलब शारीरिक परिपक्वता पर बहुत जोर था। बहुत ज्यादा, सेहतमंद संतान पैदा करने पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि परिवार, सेहत, उम्र, इन सब के अलावा क्या आपसी तालमेल या अनुकूलता, कंपैटिबिलिटी जिसे कहते हैं, उसका भी कोई महत्व बताया गया है? हाँ हाँ बिल्कुल। असल में स्रोत का सबसे अहम संदेश शायद यही है। क्या है वो? वो कहता है कि कन्या रजस्वला होने यानी पीरियड शुरू होने के बाद 3 साल तक अपने लिए योग्य यानी बराबर का पति ढूंढे। अच्छा, खुद ढूंढे। हाँ, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है गुण, कर्म और स्वभाव का मेल।
पूर्ण कर्म स्वभाव। हाँ, यानी दोनों की आदतें, काम करने का तरीका और बेसिक नेचर वो मिलना चाहिए। यानी कंपैटिबिलिटी सबसे ऊपर। एकदम। यहाँ तक कहा गया है कि अगर ऐसा मेल न मिले तो लड़का लड़की चाहें तो पूरी जिंदगी अकेले रहें। अविवाहित। हाँ, अविवाहित रहना बेहतर है, बजाय ऐसे दो लोगों की शादी करने की जिनके गुण, कर्म और स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल उलट हों। असंगत विवाह से अविवाहित रहना बेहतर। वाह, ये तो काफी गहरी बात है। तो इस डीप डाइव से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि इस पारंपरिक नजरिए में विवाह महज एक रस्म नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक बहुत सोची समझी प्रक्रिया थी। इसमें स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक परिपक्वता, पारिवारिक पृष्ठभूमि और सबसे बढ़कर व्यक्तिगत अनुकूलता यानी वो गुण, कर्म और स्वभाव का मेल, इस पर गहरा ध्यान दिया जाता था। सही कहा। एक पूरी क्या कहते हैं विचार प्रक्रिया थी इसके पीछे। अब हम साथी चुनते हैं तो स्वास्थ्य और अनुकूलता के इन पारंपरिक पैमानों में से कौन सी बातें आज भी उतनी ही जरूरी लगती हैं? और किन मायनों में हमारी प्राथमिकताएं या देखने का नजरिया बदल गया है? बिल्कुल, ये सवाल अपने आप में एक और डीप डाइव का विषय हो सकता है कि क्या बदला है, क्या वही है और क्यों। सही कहा। खैर, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।